चैप्टर 4 की इस सीरीज के अंदर हमने कार्ल मार्क्स को देखा, हमने दरखाइम को देखा और अगले सोशियोलॉजिकल थिंकर जिनको हमको पढ़ना है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की 4-5 थियरीज हैं, जैसे कि सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि हमको पढ़नी है। भाई सबसे इजी अगर कोई थिंकर है ना तो वो यही है। मतलब अगर आपको ये थिंकर नहीं समझ में आ रहे तो आप मतलब सोशियोलॉजी ऑप्शनली मत रखो। इतना इतना ईजी है मतलब ये थिंकर को समझना। अभी समझाता हूँ आपको। पहले इनकी हिस्ट्री समझते हैं मैक्स वेबर की थोड़ी सी, मतलब उस उनकी हिस्ट्री समझ में आएगा कि इनकी सोशियोलॉजी ऐसी क्यों है। देखो क्या हुआ। एक बार मैक्स वेबर अपने पापा के पास गए, ठीक है। अपने पापा के साथ रहने के लिए गए। तो इनकी और इनके पापा के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई, ठीक है। इनके और इनके पापा के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई। अब होता यह है कि मैक्स वेबर थोड़ा सा ज़ोर से बोल देते हैं पापा को, और इनके पापा चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और अपने बेडरूम में जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मैक्स वेबर देखता है कि इनके पापा को तो हार्ट अटैक आ गया और ये मर गए। और मैक्स वेबर ये सोचता है, यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो बहुत ही सिंपली कोई चीज़ बोली थी, है ना, बहुत ही सिंपल टोन में बात करी थी। लेकिन फिर मैक्स वेबर यहाँ पे कहता है, भाई मेरे बोलने से नहीं हुआ है उनको हार्ट अटैक, उनको अटैक आया है क्योंकि उन्होंने गलत इंटरप्रेट कर लिया जो मैंने कहा। इन्होंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो यहाँ से वेबर ने एक नींव रखी सोशियोलॉजी के अंदर, जिसने ये कहा कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी इज इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। समझ रहे हो कि मतलब कोई भी अगर आपको कुछ कह रहा है ना, मतलब एक सोशल एक्शन हो रहा है, उसको इंटरप्रेट करना ही सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ठीक है। कि सोशियोलॉजी में हम सिर्फ सोशल एक्शन को इंटरप्रेट करते हैं। देखो भाई, बड़े बड़े शब्द होते हैं, मतलब बहुत सिंपल होता है। मान लो कि मुझे पानी पीना है ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, दो तरीके मैं तो बोल सकता हूँ। एक तो है ना, आई विल टेल यू कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, एक तो ये हो गया। और एक तो मैं ऐसे मुंह की तरफ अंगूठा करके ऐसे बोलूंगा भाई पानी है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। तो वेबर कहता है या तो तुम किसी को बोलो या तो एक्ट करो, मैं इसको क्या कह दूंगा, सोशल एक्शन। सोशल एक्शन। सब समझ में आया कि उसका नाम सोशल एक्शन क्यों रखा, टेलिंग क्यों नहीं रखा। क्योंकि आप एक्ट भी तो कर सकते हो ना, एंड इवन दिस इज ऑल्सो एन एक्ट, दिस इज ऑल्सो एन एक्ट। टेलिंग समबडी इज ऑल्सो एन एक्ट ना। तो इसीलिए वेबर ने क्या कहा, सोशल एक्शन क्या है, इट इज़ अ मीनिंगफुल एक्ट। मीनिंगफुल एक्ट कि उस एक्ट में कुछ मीनिंग है ना, विच इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स अदर इंडिविजुअल। अगर खुद से बातें कर रहे हो तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। सोशल एक्शन में क्या है, मिनिमम दो लोगों की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम इस वीडियो को देख रहे हो, जब तक तुम इस वीडियो को नहीं देखोगे, मान लो इस वीडियो पे 0 व्यूज़ हैं, तो वो एक सोशल एक्शन नहीं बनेगा। जैसे ही इस वीडियो को एक आदमी देख लेगा वो सोशल एक्शन हो जाएगा। ये जो क्लास होगी एक सोशल एक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। चलिए, सोशल एक्शन की अब थियरी देखते हैं और फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। और भाई सबसे सिंपल, मतलब अभी तुम पढ़ोगे तुम ऐसे बोलोगे, भाई ये तो कितना आसान बोलता है, ये तो सिंपल बातें बोलता है। वेबर कहता है कि सोशल एक्शन इज अ मीनिंगफुल एक्ट विच इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स अदर। आगे चल के वेबर ये कहता है कि सोशोलॉजी जो है, राइट, उसका सब्जेक्ट मैटर है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सोशल एक्शन। अब वेबर ने कहा कि हम एक्ट करते हैं तीन, मतलब टोटल 4 मोटिवेशन के थ्रू। 4 मोटिवेशन क्या है। पहला वेबर कहता है कि अगर आप रैशनली सोचते हो, क्या सोचते हो, रैशनली। अगर आप रैशनली सोचते हो, अगर आप रैशनली सोच के कोई चीज़ करते हो, है ना, तो वेबर ने उसको ज्वीक कहा है। भाई जर्मन था ना, तो जर्मन शब्द है ये। तो वेबर ने उसको क्या कहा है, ज्वीक कहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्शंस दैट आर गाइडेड बाय कैलकुलेशन ऑफ मीन्स एंड एंड, एग्जाम्पल स्टडिंग ऑन होली। कि मतलब बाहर लोग होली खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो ये कैसा एक्शन हो जाएगा, ज्वीक एक्शन हो जाएगा। इसके बाद वेबर कहता है कि अभी महाकुंभ हुआ, है ना, महाकुंभ हुआ। तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और हम बार बार पढ़ रहे थे कि भाई वहाँ पे फीकल कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया जो है बहुत हाई लेवल पर प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी तुम गए होली डिप लेने के लिए, है ना। फिर भी तुम्हारा परिवार जो है वो होली डिप लेने के लिए गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली किसकी वजह से ये एक्शन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या लग गई, रिलीजियस वैल्यूज आ गई, है ना, रिलीजियस वैल्यूज आ गई। तो वेबर कहता है जब हम हमारी वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करते हैं तो उसको वेबर कहता है कि वो है एक रेट रैशनल एक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेट रैशनल एक्शन। कुछ लोग वर्ट भी कहते हैं रेट रैशनल एक्शन, जिसमें हम इंट्रेंसिक वैल्यूज एंड बिलीव के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद वेबर ये कहता है कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। भाई तुम्हारे घर पे कोई आ गया, आदमी आ गया, बूढ़े दादा आ गए, दादा, ठीक है, तुम्हारे घर पे दादा आ गए गांव से। तुम दौड़ के जाके पैर छूने लगोगे। कोई अगर बड़ी बड़ी लेडी या आंटी होंगी या फिर कोई बड़े अंकल होंगे तो उनको क्या बोलोगे, नमस्ते,
ये कैसा एक्शन हो गया? अरे एकदम एकदम इम्प्रॉम्प्ट होता है, टक करके नमस्ते आ जाता है, दादा के पैर छूने लग गए। तो ये क्या है? ये हमारी ट्रेडिशन है। ये क्या है? हमारी ट्रेडिशंस है जो कि हम बचपन से सीख रहे हैं। तो वेबर कहता है कि जब हम हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से, हमारे कस्टम्स के हिसाब से एक्ट करते हैं तो उसे वो कहता है ट्रेडिशनल एक्शन है। ठीक है, कैसा एक्शन है? ट्रेडिशनल एक्शन है। इसके बाद क्या है? इसके बाद वेबर कहता है कि कभी कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, है ना, कभी कभी हम इमोशनली एक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि अ, मतलब मान लीजिए कि भाई किसी बंदे का कहीं पैसा डूब गया, तो ही विल स्टार्ट क्राइंग, है ना, ही विल स्टार्ट क्राइंग इन ग्रीफ। तो उसको क्या कहते हैं? उसको वेबर कहता है इमोशनल रैशनल एक्शन, इमोशनल एक्शन, या फिर वेबर उसके लिए यूज करता है अफेक्टिव। ठीक है, अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब भी क्या होता है? इमोशनली होता है। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे भाई ये ज़ीक एंड वर्ड को कैसे याद रखूं? ट्रेडिशनल तो याद रहेगा, इमोशनल याद रहेगा। मैंने ऐसे याद किया है। इंडिया में डेमोक्रेसी सबसे लास्ट में आती है, और एबीसीडी में लास्ट में जेड आता है। और डेमोक्रेसी कैसी है? रैशनल है, तो इसलिए वीक रैशनल एक्शन। ठीक है, आगे चल के देखोगे तो आएगा भी भाई कि लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो कि जैसे डेमोक्रेसी होती है वो वीक से आती है। ठीक है, वो देखेंगे, बट ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक है, जेड फॉर वीक, लास्ट में जेड आता है, इसलिए डेमोक्रेसी इंडिया में लास्ट में आई। इसीलिए वो जो है इट इज़ गाइडेड बाय मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, तो मीन्स एंड एंड ये शायद मैंने बताया नहीं। कैलकुलेशन ऑफ मीन्स एंड एंड मतलब क्या होता है? मैं रैशनली सोच रहा हूँ कि भाई मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये करूँगा, है ना। जैसे कि मान लो तुम कहोगे कि भाई मैंने हेलमेट नहीं पहना। ठीक है, हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस चालान कर देगी। तो ये क्या है? तुम्हें पता है कि भाई हेलमेट नहीं पहनना जो है वो रॉन्ग मीन्स है, इसका रॉन्ग एंड होगा, इसलिए तुम हेलमेट पहन लेते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि तुमने देखा किसी का गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ, है ना, बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें लगता है कि भाई मैं नहीं पहनूंगा तो मैं भी जाऊंगा, तो क्या होगा? जो वीक रैशनल एक्शन है वो क्या बन जाएगा? रेट रैशनल एक्शन बन जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा बिलीफ है कि भाई नहीं पहना हेलमेट तो गया। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि हमारी जैसे जैसे इंसान प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो हमारे सोशल एक्शंस होते हैं इनकी मोटिवेशन क्या होती है? चेंज होती रहती है। इसी चेंजिंग मोटिवेशन को पार्सन एक्सप्लेन करेगा। वेबर इस पे चुप है, हम भी चुपचाप आगे निकल जाते हैं। वेबर ये कहता है कि समाज, बहुत सारे अलग अलग समाज हैं जहाँ पे ये एक्शंस होते रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये जो वीक रैशनल एक्शन है, जहाँ पे सब कुछ रैशनली हो रहा है। ठीक है, सब कुछ कैसे हो रहा है? रैशनली हो रहा है। ठीक है, अब तू मुझे बता भाई कि हर चीज़ रैशनली कहाँ पे होगी? बताओ, हर चीज़ रैशनल कहाँ पर होगी? एवरीथिंग विल बी रैशनल इन वेयर? इन डेमोक्रेसी और मोनार्की? तू बता। इन डेमोक्रेसी, है ना, इन डेमोक्रेसी। इन द सेम वे हर चीज मतलब ट्रेडिशनल, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये डेमोक्रेसी में होगा या मोनार्की में होगा? तू कहेगा मोनार्की में होगा। ठीक है, इन द सेम वे क्या तुमने ओशो का नाम सुना है? प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? सुना ही होगा, है ना। तो ये जो है ना, इनके साथ भक्त हैं, अपना इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, है ना, एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। करेक्ट, दे फील एन इमोशनल कनेक्शन। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि प्रेमानंद बाबा या फिर ओशो के अंदर एक कैरिज्मा है ना, एक कैरिज्मा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं डेमोक्रेसी को फॉलो करता हूँ और हमारा एक पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या हम उनके फॉलोअर्स नहीं हो गए एक तरीके से? है ना, या फॉलोअर्स हो गए, या ये कह लो कि हम बेसिकली ऐसे कहते हैं कि अगर जो भी वो रूल लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट पे बैठ के, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया? हमने विलफुली अपनी, मतलब विलफुली उस अथॉरिटी को कुछ अपने पावर्स एंड कुछ अपना जो, मतलब अपनी पावर सरेंडर कर दी कि आप हमारे लिए काम करो, है ना। हमने विलफुली हम उनके फॉलोअर बन गए, या हमने उनको सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? अब प्रधानमंत्री के पास डेमोक्रेसी की वजह से क्या आ गई? एक रैशनल अथॉरिटी आ गई। तो वेबर कहता है जहां पे वीक रैशनैलिटी ज़्यादा होगी, वहां पे वीक रैशनल एक्शंस होंगे, और वहां पे क्या होगा? वहां पे लीगल रैशनल अथॉरिटी आएगी। समझे? इन द सेम वे वो समाज जहाँ पे इमोशनल एक्शन ज़्यादा होंगे, कि लोग जो होंगे इमोशनली अपने लीडर से कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर क्या होगा? एक कैरिज्मेटिक आदमी लीडर बनेगा। इन द सेम वे अगर कोई ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी तो वहाँ पे ट्रेडिशनल एक्शंस होंगे, तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल आर्मी, एक राजा, जो एक राजा या फिर एक मोनार्क बैठेगा। समझ में आया? चलिए, तो वेबर ने क्या कहा? वेबर ने कहा कि समाज की, वेबर ने सोशल एक्शन के थ्रू ये समझाने की आगे कोशिश करी कि समाज में अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक अथॉरिटी अथॉरिटी पोजीशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो लोग होते हैं, है ना, ये कहते हैं कि ये इंसान के पास पावर है सोसाइटी में,
और ये लेजिटिमेट है, हम उसकी पावर के सामने सरेंडर करते हैं, मतलब बेसिकली हम उसको फॉलो करेंगे। एक लीडर कैसे बनता है समाज में, ठीक है। तो अथॉरिटी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर रेफर्स टू लेजिटिमेट पावर, की जो शक्ति है ना। पावर का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल, वेबर ने ही पावर की डेफिनेशन दी है। वेबर ये कहता है कि पावर होता है कि एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक अनदर इंडिविजुअल डू अ वर्क और टास्क, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज विल। मान लीजिए कि भाई तुम ऑफिस में बैठे हो, तुम डीएम हो, तो डीएम के ऊपर कौन होता है भाई, शायद डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है ना, डिव वाला बड़ा। तुम डिस्ट्रिक्ट हो, वो डिविजनल मजिस्ट्रेट है। डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू गो एंड सी इन सो एंड सो एरिया, कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो बोलेगा मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है, नहीं बोल सकते। तेरा मन हो या ना हो, तुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक लेजिटिमेट पावर है कि वो तेरा बॉस है, समझ गए। तो तूने क्या किया, तूने अपनी विल को सरेंडर कर दिया उसके सामने, और तू उसका काम करेगा। तो उसी को कहते हैं अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जब ये चीज़ लेजिटिमेट हो जाती है। जब लोग जो होते हैं विलफुली पावरफुल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेजिटिमेट मानते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी रेफर्स टू लेजिटिमेट पावर, एंड पावर दैट पीपल बिलीव इज राइटफुल एंड देयरफॉर ओबे वॉलेंट्रीली, नॉट जस्ट आउट ऑफ फियर और फोर्स। ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखो, जब इमोशनल एक्शन, जब जब एक समाज में इमोशनल एक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो लीडर होगा वो कैसा होगा, एक कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होगी, उसके अंदर एक करिश्मा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ बिलीव्ड दैट द लीडर हैज सुपर ह्यूमन और सुपर नेचुरल क्वालिटीज, दैट इज वाई द फॉलोअर्स आर गोइंग टू फॉलो हिम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लीडर एक्सरसाइजेज लेजिटिमेट पावर ओवर देयर फॉलोअर्स एंड फॉलोअर्स फील एन ऑब्लिगेशन टू फॉलो। वाई डज दीज पीपल फील एन ऑब्लिगेशन टू फॉलो इन दिस सोसाइटी? क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो लीडर है वो सुपर ह्यूमन है, या फिर उसके पास एक सुपर नेचुरल क्वालिटी है, अगर, और हम उसको, उस सुपर नेचुरल क्वालिटी को हम सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है। इन द सेम वे, जब राजाओं का शासन था, तो वहां पर क्या था, ट्रेडिशन थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो वो वेबर कहता है कि जहाँ पे ट्रेडिशनल एक्शन सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे अथॉरिटी भी ट्रेडिशनल आती है। जैसे कि ब्राह्मण्स की अथॉरिटी थी भारत में, किंग्स की अथॉरिटी होती है, पोप की अथॉरिटी होती है। वेबर कहता है कि लेकिन जहाँ पे रैशनैलिटी के साथ, मतलब मीन्स एंड एंड्स के साथ लोग जो हैं अपने ज़्यादा सोशल एक्शंस करते हैं, जहाँ पे हर कोई जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, वो एक लीगल रैशनल अथॉरिटी लेकर आएंगे। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो अथॉरिटी होगी, सोर्स ऑफ पावर होगी, वो एक लीगल फ्रेमवर्क से आएगी। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। देख रहे हो, वेबर ने सोशल एक्शन समझाए, सोशल एक्शन से वेबर अथॉरिटी को समझा रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। वेबर वेबर जो है वो कहता है, उनका जो अगला जो फिनोमिना या फिर अगला जो थ्योरी है वो है आइडियल टाइप्स। ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो हमने दो दो कर लिए, हमने सोशल एक्शन को समझ लिया और हमने अथॉरिटी को समझ लिया। और जब भी सोशल एक्शन की बात होगी तो अथॉरिटी को लिखना है, जब अथॉरिटी की बात होगी तो सोशल एक्शन से स्टार्ट करना है। समझ रहे हो? सोशल एक्शन का जो टॉपिक होगा आपका, जब एग्जाम में मेंस में लिखने को आएगा, तो आप अथॉरिटी पे एंड करोगे, और जब अथॉरिटी आएगी तो उसको स्टार्ट कैसे करोगे, आप सोशल एक्शन से स्टार्ट करोगे। और आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, आप प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल लिखेंगे, मोनार्क का, पोप का, ये सब एग्जाम्पल लिख कर आने। इतनी सिंपल है सोशोलॉजी मैक्स वेबर की। ठीक है। अब हम चलते हैं आइडियल टाइप्स। ठीक है। आइडियल टाइप्स, वेबर ने आइडियल टाइप्स में क्या बोला है? आइडियल टाइप कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट एन आइडिया। मैं आपसे कहूँ कि गिव मी एन आइडिया ऑफ अ, लेट्स से, तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, लेट्स से वाइफ की। ठीक है। या फिर चलो, चलो ठीक है, हम क्यों जाएं भाई, हम लड़कियों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है। मान लो कि एक लड़की है, वो कहेगी कि गिव मी एन आइडिया ऑफ अ टाइप ऑफ अ मैन दैट यू वांट। तो लड़की कहेगी कि भाई पैसा कमाता हो। ठीक है, पैसा। फिर उसके बाद वो कहेगी कि उसके पास अपना घर होना चाहिए, हाउस। हो सकता है कि लड़की ये भी कह दे कि भाई उसकी रिलीजन सेम होनी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। क्या पता लड़की कास्ट भी मानती हो। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आगे चले तो लड़की ये भी कह सकती है कि वो इमोशनली अवेलेबल रहे मेरे लिए, इमोशनली अवेलेबल रहे। और इसी के साथ साथ लड़की ये भी कह सकती है मुझे तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए भाई, बाकी सब रहने दो, ओनली सरकारी वाले आगे बढ़ो, है ना, ऐसे करके। ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई तू मुझे बता,
कि क्या ये हर लड़की का यही होगा? नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर लड़की जो होगी इसमें से 1-2 को तो चूज़ करेगी। जैसे कि वो देखेगी कि भाई एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, इमोशनल सिक्योरिटी हो, एक मतलब घर हो, है ना? ऐसे करके ये 3 तो देखेगी ही कोई भी लड़की। तो इसीलिए वेबर कहता है कि मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए समाज में। ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, दिस इज़ नॉट रियलिटी। इट इज़ जस्ट अ बेंचमार्क और इट इज़ जस्ट अ मेजरिंग रॉड। अब जी ये जो मैन का डेफिनेशन है, जब आप लगा दोगे कहाँ पे? अमेरिका में, है ना? जब मैं अमेरिकन लड़की से पूछूंगा वो कहेगा आई वॉन्ट अ गाय हु हैज़ मनी, आई वॉन्ट अ गाय हु हैज़ अ हाउस, क्योंकि वहाँ पे घर बहुत महंगा है, एंड आई वॉन्ट हिम टू बी इमोशनली अवेलेबल, है ना? ऐसे हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना कि इसी आइडियल टाइप का इस्तेमाल करके हम मतलब एक जनरल आइडिया बना सकते हैं कि फीमेल को मैन कैसा चाहिए, है ना? ऐसे करके। तो यही सेम चीज़ वेबर ने कहा। वेबर ने कहा कि भाई मैं सच नहीं बता रहा, जो मैं कह रहा हूँ ये आइडियल टाइप है, आप मुझसे कुछ भी पूछो मैं आपको आइडिया दूंगा। तो वेबर ने आइडियल टाइप बनाए रिलीजन के भी, ठीक है? वेबर ने आइडियल टाइप बनाए ब्यूरोक्रेसी का भी। तो जब हम आइडियल टाइप्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम 2 टॉपिक कर रहे हैं, आइडियल टाइप और इसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी। कि वेबर ने ये कहा कि आइडियल टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बाद वेबर ने ब्यूरोक्रेसी मतलब जो हमारी सिविल सर्विसेज है ना, ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में वेबर ने आइडियल टाइप दिया। समझ रहे हो ना कैसे टॉपिक इंटरकनेक्ट करके लिखना है एग्जाम में? दैट इज व्हाई आई सेड कि भाई एक करो दूसरा अपने आप होता है वेबर का। तो वेबर ने आइडिया दिया है। वेबर ने क्या दिया है? आइडिया दिया है कि एक स्पेसिफिक चीज ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है? क्या ये आइडिया है ना, आइडिया कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये एक मेंटल मॉडल है। क्या ये बहुत कॉम्प्लेक्स था जो हमने लड़की का बनाया कि एकदम डीप में ही चले गए, लड़के का रंग काला नहीं गोरा होना चाहिए, ये कास्ट का नहीं, ऐसे नहीं किया ना हमने, सब कास्ट में नहीं गए हम, रिलीजन सब रिलीजन में नहीं गए कि आर्य समाजी होना चाहिए। कैसा था? सिंपल। आइडियल टाइप क्या? इट इज अ सिंप्लीफाइड मेंटल कंस्ट्रक्ट, इट इज अ सिंप्लीफाइड मेंटल कंस्ट्रक्ट दैट हाईलाइट्स की फीचर, की फीचर है ना, बस की फीचर हमने देखे ऑफ अ सोशल फिनोमिना जो कि था मैरिज, है ना, टू हेल्प अंडरस्टैंड एंड कंपेयर रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है? ऐसे करके आप बना सकते हो कि इससे हमें हम मतलब कंपेयर कर सकते हैं ना, इंडियन लड़की की क्या पसंद है और यूएसए की लड़की की क्या पसंद है। ठीक है? तो एन आइडियल टाइप इज अ सिंप्लीफाइड मेंटल मॉडल दैट हाईलाइट्स की फीचर्स, ओनली की फीचर्स ऑफ अ सोशल फिनोमिना। ठीक है? एंड इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है? तो आइडियल टाइप क्यों बनाए? इसके लिए, कंपेयर करने के लिए। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमको इंडियन ब्यूरोक्रेसी को कंपेयर करना है विद जर्मन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है? तो कैसे करेंगे? कहेंगे कि क्या इसके अंदर मतलब जो ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप वेबर देगा, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये दोनों में, हाँ भाई दोनों ब्यूरोक्रेसी जो है वो लार्जली सिमिलर है। ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है? तो ये क्या है? कंपैरेटिव, बेसिकली आप कह लो कि बेंचमार्क है या मेजरिंग रॉड है। ठीक है? तो क्या है ये? सबसे पहली चीज, इट इज अ सिंप्लीफाइड मेंटल मॉडल। ठीक है? क्या हाईलाइट करता है? की फीचर्स। किस चीज के? ऑफ अ सोशल, ऑफ अ सोशल phenomena, of a social phenomena. And what does it helps? It helps us to understand situations and compare reality, compare real life situation. It helps us to understand reality and compare real life situation. ठीक है? It is more of a benchmark and a measuring rod. आइडियल टाइप का सवाल आएगा, ये लिखना, फिर उसके बाद कहना कि वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की बात करी है। जब तू आईएएस बनेगा तो तुझे ये सब करना पड़ेगा ना, वेबर भी वही कह रहा है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आई एम श्योर कि विजिबल तो होगा ही, ताकि एक पे आ जाए। वेबर कहता है कि किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन नीचे लिखी है, आइडियल टाइप को कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए पहले ये देख लेते हैं। वेबर कहता है किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी आप उठा लो, है ना, उसके अंदर हर एक इंसान का एक फिक्स ज्यूरिस्डिक्शन एरिया होगा, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो डिविजनल मजिस्ट्रेट है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी बैंकिंग है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी डिफेंस है, कि तेरा काम डिफेंस है, तू जाके फर्टिलाइजर में नहीं घुस जाएगा, है ना। ऐसे करके तो डिविजनल मजिस्ट्रेट है, तेरा काम बस उस डिवीजन का है, उसके बाहर तेरा साइन का कोई वैल्यू नहीं, है ना। तो वैसे करके कि एक फिक्स ज्यूरिस्डिक्शन एरिया है। इसी के साथ साथ हायरार्की एंड अथॉरिटी है। भाई एसडीएम है, मतलब डीएम है, एडीएम है, एसडीएम है, उसके ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठा है ना, उसके ऊपर जो है स्टेट के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे करके बने हुए हैं। तो इसलिए एक हायरार्की है। इसी के साथ साथ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। मान लीजिए कि आप डीएम है ना, अब आप डीएम है तो क्या आप वहाँ पे लॉ, वहाँ पर आप जस्टिस भी डिलीवर करोगे? आप नहीं करोगे ना, उसके लिए अलग से बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठेगा और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठेगी, है ना। तुम समझ गए ना कि जैसे डीएम होगा
उसका काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। ऐसे ही कौन होगा, हमारे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठेगा उसका काम होगा जस्टिस का। इन द सेम वे मान लीजिए कि एग्री, इसी के नीचे अगर आप देखो तो डीएम के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्रीकल्चर का काम हो रहा है या फिर हॉस्पिटल या मेडिकल का काम हो रहा है ना, तो ऐसे करके क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। समझ रहे हो कि डिवीजन ऑफ लेबर है कि डीएम का एक स्पेसिफिक काम है जो कि उसको करना है, वो सारे काम नहीं करता डिस्ट्रिक्ट के, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपकी फिक्स सैलरी आएगी, अलाउंसेस भी होंगे और पेंशन भी एकदम मिलेगी। तुम्हें हर चीज़ की फाइल फाइल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, है ना। रिकॉर्डिंग सिविल सर्विसेज के अंदर भाई रिकॉर्डिंग ही मेन है, रिकॉर्डिंग ही मेन है। मतलब ऐसा होगा कि सबसे पहले गला उसी का पकड़ते हैं रिकॉर्डिंग को देखकर कि किसने कहाँ पे क्या लिखा था। इसी के साथ साथ कहते हैं ना कि सिविल सर्विसेज जो है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहती है। अगर आपने एथिक्स का सिलेबस देखा तो उसके अंदर न्यूट्रलिटी या नॉन पार्टिजनशिप सिविल सर्विसेज वैल्यू में लिखी हुई है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, इसका मतलब क्या होगा कि एक ब्यूरोक्रेसी का जो इंडिविजुअल होगा एक लंबे समय तक वहाँ पर रहेगा। इसी के साथ साथ जब आप कल आईएएस बन जाओगे तो जो मर्जी है वो थोड़ी ना करोगे। आप देखोगे कि पास्ट के प्रोसीजर्स क्या थे, पास्ट में प्रेसिडेंसेस क्या सेट हैं, इन द सेम वे रूल्स क्या कहते हैं। तो ये वेबर ने एक आइडियल टाइप दिया, याद करने की कोशिश मत करो, बस रीड करना है। जब एग्ज़ाम तक पहुंचोगे ना और तुम जब ब्यूरोक्रेसी पढ़ोगे इन GS2 एंड GS4, ये सब अपने आप आएगा, ठीक है। तो वेबर ने ये आइडियल टाइप दिए, ठीक है। अब वेबर ने कहा कि अगर आपके देश की ब्यूरोक्रेसी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब आपकी ब्यूरोक्रेसी बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर उसकी देश की ब्यूरोक्रेसी में इनमें से कोई चीज़ नहीं हो रही, कि मान लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकली अफिलिएटेड है, तो इसका मतलब आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिविएट कर रही है। आपके यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, 2-2 महीने पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो मतलब चीज़ें डिविएट हो रही हैं। जो डीएम है उसके पास इतनी पावर है कि भाई वो कुछ भी कर रहा है ना, पूरी डिस्क्रिशन है विदाउट अकाउंटेबिलिटी, तो ये आपकी ब्यूरोक्रेसी डिविएट हो रही है। कोई फाइल वाइल कुछ मेंटेन नहीं हो रही तो ब्यूरोक्रेसी डिविएट हो रही है। सैलरी समय पे नहीं मिल रही तो ब्यूरोक्रेसी की जो आइडियल टाइप है आप उससे डिविएट हो रहे हो। तो आइडियल टाइप एक मेजरिंग रॉड है जो कि क्या करती है, एक समय के बाद आपको ये बताती है कि आप कितने डिविएट हो गए, ताकि क्या आप क्या कर सको, आप कोर्स करेक्शन कर सको, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेगी कि वेबर की ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप लिखिए, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन से स्टार्ट करना होता है, फिर आप कहते हो कि उसने आइडियल टाइप की बात करी है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। यहाँ पे वेबर कहता है कि एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है ना। एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन तो है ना भाई, एक के ऊपर एक है। डीएम बैठे हुए हैं तो उनके नीचे एसडीएम बैठे हुए हैं, एसडीएम के नीचे शायद तहसीलदार बैठा हुआ है ना, तो ऐसे तहसीलदार बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके पूरा एक वो सिस्टम बैठा हुआ है ना, रजिस्टर मान लो सब रजिस्ट्रार बैठा है उसके नीचे तहसीलदार बैठा है। तो एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ डिजाइंड रैशनली टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स, इन सभी के काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इन परस्यूट ऑफ अ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अब भाई मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने तो इसको स्वच्छ भारत मिशन की तरह याद किया था भाई, कि अभी मेरा एक टास्क है, वो क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। इस टास्क को करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, किसके बीच में, ऑफ अमंग मैनी इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बिठाई हुई है ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स के टास्क को कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि एक बड़ा लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर सकें, ठीक है। वेबर ये कहता है, अभी आगे आएगा, वेबर कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो डेवलप कैसे हुई, वेबर ने ये भी लिखा है। तो जब ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक आएगा ना तो आप लिखना, वेबर कहता है कि जब मनी इकोनॉमी आती है, कैपिटलिज्म आती है, तो टैक्सेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे करके तोड़ दो और एक एक आदमी को वो काम दे दो, ताकि जब वो आदमी कलेक्टिवली वो सारा काम कंप्लीट करें, है ना, जब वो आदमी कलेक्टिवली वो सारा कंप्लीट का काम का अपना अपना काम कंप्लीट करें तो एक बड़ा काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, तो कंपनी के अंदर क्या होगा, कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। एक एक डिपार्टमेंट होगा रेवेन्यू का, है ना, एक डिपार्टमेंट होगा कि रेवेन्यू कितना आ रहा है। एक डिपार्टमेंट होगा डेप्ट मैनेजमेंट का, MGMT। एक एक डिपार्टमेंट होगा रेवेन्यू का, एक हो गया डेप्ट का, एक हो गया, और एक होगा कैपिटल एसेट्स का। ये सारे के सारे कैपिटल एसेट्स के डिपार्टमेंट होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली कंपनी को क्या कर रहे हैं, उसकी एसेट को मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो जब ये एक एक अपना अपना काम करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा, दैट इज एसेट मैनेजमेंट। समझे ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है। चलिए
इसी के साथ साथ वेबर कहता है कि अगर आप पीछे भी जाओगे तो जब एम्पायर्स थे तो उनको छोटे छोटे प्रोविंसेस को एडमिनिस्टर करना था, उसके लिए फिर से देखो ब्यूरोक्रेसी आ गई। आप मॉडर्न स्टेट में देखो, मॉडर्न स्टेट वेलफेयर की बात करती है, जैसे हमारा स्टेट है वो कहता है ना कि इंडिया के अंदर, इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट होगी। तो सोशलिस्ट स्टेट होगी तो क्या होगा, आप देखिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब मान लीजिए मोदी जी ने एक पॉलिसी लेकर आए, कौन सी पॉलिसी लेकर आए, पीएम जय, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आए। ही मतलब मोदी थोड़ी ना हर स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे, तो स्टेट से वो किसके पास जाएगी, जो स्टेट के सेक्रेटरी होंगे। स्टेट के सेक्रेटरी से किसके पास जाएगी, डिविजनल सेक्रेटरी के पास। डिविजनल सेक्रेटरी से किसके पास में जाएगी, डीएम के पास। डीएम से किसके पास में जाएगी, सारे के सारे एसडीएम के पास, है ना, जितने भी यहाँ पे डीएम्स होंगे सबके पास जाएगी। एसडीएम से किसके पास जाएगी, मान लीजिए कि जो जो लोअर ब्यूरोक्रेसी होती है, ग्रुप बी की सर्विसेज, ग्रुप बी से वो किसके पास जाएगी, ग्रुप सी की सर्विसेज के पास, है ना। ऐसे करके जाती जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाती जाएगी, देख रहे हो, यहाँ से चली थी पीएम ऑफिस में से और कहाँ पहुँच गई वो स्कीम। तो ऐसे करके, है ना, तो वेलफेयरिज्म होगी तो ब्यूरोक्रेसी आएगी। एग्जाम्पल समझा देना पक्का, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनोवेशन, मैंने देखा है यूपीएससी में, सोशोलॉजी में बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं कि बंदे ने 3 घंटे में ये भी सोच लिया। फिर उसके बाद जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर को समाज में पहुंचाना है तो पुलिस चाहिए, तो उससे पुलिस में भी ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। जैसे पुलिस में भी ब्यूरोक्रेसी है ना, डीएसपी, डीएसपी है, फिर उसके ऊपर मतलब आईजीपी ऐसे करके होते हैं ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, ऐसे करके पूरा पूरा ऊपर तक चलता रहता है ना। तो अब यहाँ पे वेबर की ब्यूरोक्रेसी में ये वेबर कहता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनएविटेबल है, इट इज़ इनएविटेबल। आप कुछ भी कर लो हर स्पीयर में, है ना, इनएविटेबल। तो अब आपको समझ में है ना कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब सिविल सर्विसेज नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी एक तरीका है काम करने का, जिसमें कि आप काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के डिवाइड कर देते हो। नहीं तो 90% को तो लगता है ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही सिविल सर्विसेज होता है। वेबर कहता है ब्यूरोक्रेसी इज इनएविटेबल, ठीक है। वेबर कहता है कि ये हर उस सोसाइटी, जैसे हम, आपको याद होगा ना, हमने यहाँ पे देखा था कि इंडियन सोसाइटी अब कैसी हो गई है, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हो गई है, वीक रैशनल, है ना, वीक रैशनल या लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है। तो वेबर कहता है कि समाज में रैशनैलिटी फैल रही है, ठीक है। समाज में रैशनैलिटी फैल रही है, इसका मतलब क्या होता है, लोग जो है वो बुद्धि के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वेबर कहता है हर समाज में क्योंकि रैशनैलिटी फैल रही है, और रैशनैलिटी के अंत में बीसीवाई ब्यूरोक्रेसी आ ही जाएगी, ठीक है। रैशनैलिटी के अंत में ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। वेबर कहता है लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक आयरन केज बन सकती है। आयरन केज का मतलब क्या होगा कि इतनी रैशनैलिटी आ गई कि लोग जो हैं वो रूल्स के पीछे पागल हो गए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी का। बात है कहाँ की, छत्तीसगढ़ या झारखंड की। जो मेन है वो है स्टोरी, 90% हाँ इट इज़ ऑफ झारखंड। होता क्या है, हम सबको पता है कि सरकार फ्री में राशन देती है। अब जो ट्राइबल बेल्ट है भाई, वहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, तो वो लोग डिपेंडेंट हो गए। ऐसे होता है ना कि भाई, जैसे ऐसे होता है ना कि, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज़ गुड और बैड, लेकिन मतलब ओमपुरी का डायलॉग है तो मतलब ओमपुरी एक मूवी में क्या होता है, चलो ठीक है उसमें नहीं जाते हैं, बहुत ही गंदा रेफरेंस हो जाएगा। झारखंड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है, सरकार रेगुलरली राशन दे रही है, ठीक है, सरकार रेगुलरली राशन दे रही है। तो लोगों को टेंशन ही नहीं है क्योंकि उनको ग्रेन्स मिल जाती हैं, तो इसलिए वो ग्रेन्स उगा ही नहीं रहे, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे डिसाइड ये किया जाता है कि आधार लिंकिंग होगी, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा, लीकेजेस नहीं होंगी। तो ये ट्राइबल बेल्ट थी भाई, वो लेडी का आधार लिंक नहीं था, तो वो जो वहाँ पे जो आदमी खड़ा था उसने कह दिया ऑफिसर ने कि आपको राशन नहीं मिलेगा। 30 डेज के बाद पता चलता है कि वो जो फैमिली थी वो हंगर से मर गई, वो भूख से मर गई। तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये जो हम राशन वाली स्कीम लेकर आए थे, ये किस लिए लेकर आए थे, ताकि कोई गरीब भूखा ना मरे। भाई अब वो टारगेट नहीं है, टारगेट ये है कि रूल कैसे टूट जाए, ऐसे कैसे खाना दे दें, ऐसे कैसे राशन दे दें, है ना। वेबर कहता है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी रैशनल हो जाएगी कि वो रूल ओरिएंटेड हो जाएगी, गोल ओरिएंटेड नहीं रहेगी। और जब वो रूल ओरिएंटेड हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, एक आयरन केज बन जाएगी, ठीक है। ऐसे वेबर ने कहा। तो वेबर ने यह भी कहा कि रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा अगर ब्यूरोक्रेसी में होगी तो वो आयरन केज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कहती है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर कंपैशन, कंपैशन एंड एम्पथी जो है वो फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि वेबर की ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म क्या है। ये कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन होते हैं,
स्पेशलिस्ट होते हैं जो बस रूल रूल करते रहते हैं, इनमें कोई स्पिरिट तो होता नहीं है, कि ऐसा नहीं होता कि पब्लिक सर्विस करनी है। आर के मर्टन कहते हैं कि रूल्स ही अपने आप में एंड हो जाते हैं, गोल के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि आज के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी इज एक्सपेंडिंग टू मीट द नीड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लो भाई एक डीएम है, ठीक है। अब डीएम की एक गाड़ी भी होगी, है ना, तो मतलब गाड़ी होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए भी एक होगा, ठीक है। इन द सेम वे डीएम के घर पे काम करने के लिए कुछ नौकर भी होंगे, ये भी सरकारी होते हैं, ठीक है, ये नौकर भी सरकारी होंगे। डीएम, जब डीएम के घर को गार्ड करने के लिए गार्ड भी होंगे, ये भी सरकारी होंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट तो हमने चुन लिया, अब इस ब्यूरोक्रेट के हेल्प करने के लिए भाई 12 ब्यूरोक्रेट और आ रहे हैं। तो इसलिए ये कहता है कि ब्यूरोक्रेसी इज एक्सपेंडिंग टू मीट द नीड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी इतनी एक्सपैंड हो गई है कि आजकल ब्यूरोक्रेसी अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए और लोगों को हायर कर रही है, और उनकी डिमांड को मीट करने के लिए और लोगों को हायर कर रही है। तो ब्यूरोक्रेसी इज एक्सपेंडिंग टू मीट द नीड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि एलियनेशन जो है वो इसीलिए है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से मतलब मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि सरकार से, पॉलिटी से एलियनेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिसइंचेंटेड है। अगर आपको देखना हो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एक ब्यूरोक्रेट का वीडियो वायरल हुआ था। वो मतलब किसी वहाँ पे मतलब कुछ लेडीज़ बीमार हो गई थी हीट वेव की वजह से, मेरा ख्याल है। उनसे मिलने गया तो उनके बेड के ऊपर जूता रख के बात कर रहा था, ठीक है, ऐसा मतलब आईएएस ऑफिसर। तो इसलिए एलियनेट हो गए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कहते हैं कि आधी गलती तो ब्यूरोक्रेसी की थी, कि जब ये लोग आए है ना बताने के लिए कि हमारा ये सब हो रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी ने क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे उनके साथ साइड कर लिया, और उसकी वजह से वहाँ पे एलियनेशन आई, और एलियनेशन की वजह से वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गई। इसी के साथ साथ अगर आपको और एग्जांपल लिखना हो तो अभी एक एसडीएम का भी वीडियो आया था जहाँ पे वो कह रहा था कि जो भी इस बैरिकेड को तोड़ेगा उसके लाठियों से सर फोड़ दो। तो फिर वहाँ पर ये बात उठी कि जो एक सिविल सर्वेंट है ना, क्या सिविल सर्वेंट ऐसा बोल सकता है, ऐसी कमांड्स दे सकता है कि मतलब उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक इमेज ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पब्लिक सर्विस करे, ठीक है। और इन द सेम वे ब्यूरोक्रेसी में तो ये कहा जाता है कि करप्शन इज द ग्रीस दैट रन्स ब्यूरोक्रेसी। हाँ भाई, ये तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जब ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए थे, आई वाज लाइक मैं तो नहीं दे रहा भाई, तू मेरे को 10 बार बुला ले, है ना, मैं तो नहीं दूंगा, मेरे को तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, और मैं लाइसेंस लेके कौन सा गोवा निकलने वाला हूँ, है ना। तो फिर ऐसे मतलब 3-4 अटेम्प्ट हुए फिर जाके लाइसेंस बना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मतलब वो भी ऐसे हो गया कि भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ तुझे पैसे देने, तू मान नहीं रहा, है ना। वो मुझे पता है, मैं नहीं दूंगा, है ना। उस टाइम पे ऐसे होता है ना कि भाई एक तो पैसे नहीं है, और एक तो ये कि भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जा रहे हो, तुम ये सब करके जा रहे हो, उसके बाद वहाँ पे तुम सरेंडर कर दो। कि और वैसे ना कि मैं लाइसेंस का करूँगा भी क्या, है ना, मेरे को कहाँ कहीं जाना होता है, घर के आसपास ही स्कूटी चलानी होती है ना। और उसमें भी साइकिल से ही ज़्यादा हो जाता है, वॉक से ज़्यादा हो जाता है। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डू इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये लास्ट है, ठीक है। वेबर क्या कहता है? वेबर कहता है कि भाई यूके या यूरोप में ही कैपिटलिज्म क्यों आया? क्योंकि एक तो देखो, एक बात को समझो, जब कैपिटलिज्म आया ना भाई, वो अलग ही प्रचंड लेवल पे पहुंच गया। वेबर ना ये 1905 में लिख रहा है। 1905 याद करो, 1905 का पीरियड, है ना, वर्ल्ड वॉर हो रही है। सोचो यूरोप में, अतः मतलब सोचो भाई 1600 में ये ब्रिटिशर इंडिया में आए थे, है ना, 1600 में आए थे, 1700, 1800 हो गया, 1900 आ गया, है ना। देख रहे हो, 300 साल का समय हो चुका है। सोचो भाई ब्रिटेन में कितनी मतलब अतः अतः लेवल की क्या होगी, अतः लेवल की प्रॉस्पेरिटी होगी। और जब वेबर बाहर दुनिया को देखता होगा तो वो देखता होगा कि भाई इंडिया कैसा है ना, या हिंदुस्तान कैसा है ना, इंडिया कैसा है, अफ्रीका कैसा है, सोचो, है ना। जब वेबर पढ़ता होगा कि जर्मनी की अफ्रीकन कॉलोनीज में क्या हो रहा है ना, तो वो भी सोचता होगा ना कि भाई ये क्या ही हो रहा है समाज में। तो वेबर को यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है ये समझने के लिए कि चाहे अफ्रीका हो, इंडिया हो, या फिर चाइना हो, है ना, चाइना हो, वहाँ पे ऐसे सिस्टम क्यों नहीं आए कैपिटलिज्म वाले, जिनकी वजह से यूरोप जो है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है और वो अतः प्रॉस्परस एक रीजन बन जाता है। तो वेबर कहता है कैपिटलिज्म जो थी वो आई क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म का जो था पालन था, ठीक है। वेबर कहता है कि कहीं पे भी कैपिटलिज्म आने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक क्या है, मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल या फिर मटेरियल, और एक है स्पिरिट। भाई मैं तुझे यूपीएससी की किताबें ला के दे दूँ, तेरा यूपीएससी हो जाएगा? नहीं होगा।
है ना? तेरे पास स्पिरिट होगा तो ही होगा। लेकिन ऐसे ना कि तेरे पास मटेरियल नहीं है मान के चल, लेकिन तेरे पास स्पिरिट है, कहाँ से कर लेगा यूपीएससी? इन द सेम वे अगर तेरे पास स्पिरिट है, मटेरियल है तो हो पाएगा। तो वेबर कहता है कि इंडिया के अंदर स्पिरिट नहीं था, लेकिन मटेरियल बहुत था। स्पिरिट क्यों नहीं था, थोड़ी देर में आके देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऐसे थे कि वहाँ पे स्पिरिट था कैपिटलिज्म आने के लिए। तो वेबर कहता है कि यहाँ पे कैल्विन धर्म था, ठीक है? कौन सा धर्म था? कैल्विन धर्म था। प्रोटेस्टेंट का एक सब सेक्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्ट है ना, कोई कृष्णापंथी है, कोई रामपंथी है, कोई शिवाइट्स है, कोई नायनार है। वैसे कैल्विन थे जो कि प्रोटेस्टेंट्स को फॉलो करते थे। वेबर कहता है कि जो ये जो कैल्विन थे ना, ये जैसे जीवन जीते थे इनकी वजह से आया, ठीक है? इनके एथिक्स, इनके जीवन शैली की वजह से क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म आता है कहाँ पे? यूरोप में। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? पन्नू। तो वेबर कहता है ये जो कैल्विन लोग होते थे ये प्री डेस्टिनेशन में बिलीव करते थे। प्री डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? प्री डेस्टिनेशन का मतलब होता है भैया सब लिखा है, आप कर्म करें ना करें सब लिखा हुआ है, ठीक है? जो होना है वो होकर रहेगा, ठीक है? तो लोग कहते हैं कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि सब अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये कहते हैं देयर इज अ नोशन ऑफ कॉलिंग, ठीक है? नोशन ऑफ कॉलिंग। नोशन ऑफ कॉलिंग का मतलब क्या होता है कि भगवान ऊपर से तेरे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा यू आर, तू तेरा तेरा हेवन में सीट पक्की है। कैसे? जब तू अपने काम में मास्टरी करेगा। क्योंकि जब तू अपने काम में मास्टरी करेगा तेरे पास क्या आएगी? वेल्थ आएगी। लेकिन ये कहते हैं कि ये वेल्थ में तेरे को गुम नहीं होना। तुझे कैसी लाइफ जीनी है? एसेटिक लाइफ जीनी है ना? एसेटिक लाइफ का मतलब क्या होता है? तुझे सिंपल लाइफ जीनी है। और अगर सिंपल लाइफ जिएगा, डोनाल्ड ट्रम्प को देखो भाई, भाई उसके ही इज अ बिलियनियर, अथाह पैसा है। कभी देखा है उसको घड़ी पहनते हुए या कोई रिंग पहनते हुए? सिंपल कपड़े पहनता है। क्यों? क्योंकि ही इज अ प्रोटेस्टेंट, ठीक है? तो इसने उसने क्या करता है, वो अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता है। अब इन्वेस्ट करेगा तो क्या आएगा? और प्रॉफिट आएगा, है ना? और प्रॉफिट आएगा। तो ये कहते हैं कि बेसिकली जो जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स था वो ये कहता था कि आप क्या करो, आप आपकी एक नोशन ऑफ कॉलिंग है, मतलब आप अपने काम में मास्टरी करो, मतलब अपने आप को खपा दो, अपने आप को मार डालो, इतनी मेहनत करो ताकि तुम्हारे पास वेल्थ आए। तुम्हारे पास वेल्थ आएगी तो वो एक सिंबल होगा, वो सिंबल होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हेवन में जा रहे हो, ठीक है? तुम हेवन में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो वेल्थ है इट इज अ, मतलब वो कहते हैं कि सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इज अ गारंटी ऑफ हेवन आफ्टर डेथ। समझ रहे हो? इसी के साथ साथ वो कहते हैं येट तुम मतलब वो सब नहीं कर सकते। ऐसे आप देखोगे ना कि अमेरिका में कुछ लोग होते हैं जो मतलब ऐसे कि क्लब जाएंगे, पब जाएंगे, ये लोग नहीं जाते, ये शराब भी नहीं पीते, ठीक है? ये कहते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है वो कहता है मैंने आज तक शराब नहीं पी, क्योंकि प्रोटेस्टेंट है ना। तो एसेटिज्म कि एकदम सिंपल लाइफ जीनी है। सिंपल देखो तो डोनाल्ड ट्रंप क्या ही पहनते हैं ना, कुछ नहीं पहनते, सिंपल ब्लेजर वेजर में घूमते हैं वो, है ना? तो वो क्या कहते हैं कि अपने सारे पैसे री इन्वेस्ट कर दो। भाई इन्वेस्ट करेगा तो क्या आएगा? और प्रॉफिट आएगा, तो और पैसा आएगा, और जितना पैसा आएगा उतनी वर्क में मास्टरी होगी, उतना जल्दी तेरे को हेवन मिलेगा, ऐसी बात। इन द सेम वे ये कहते थे कि यूसरी, इसका मतलब होता है किसी को लोन देना, किसी को मतलब ब्याज, मतलब ये कहते थे कि किसी को पैसे देना, मतलब पैसे देना, किसी को पैसे देना या डोनेट करना, डोनेशन। डोनेशन जो है वो सिन है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि भाई तुम मेरे पास आए, हम दोनों प्रोटेस्टेंट है, तुमने मुझे कहा कि मुझे पैसे दे दे यार, मैं कहूँगा कि हाँ ले ले। तो बेसिकली ये कहते हैं मैंने पाप कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिकली तेरे से वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जिससे तू मास्टरी करके हेवन ले सकता था। तो ऐसा होगा कि मैंने पाप कर दिया और तुझे हेवन नहीं मिलेगा अगर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तो मतलब मैं तुझे पैसे तक नहीं दे सकता, तो मैं पैसे कहाँ रखूंगा? बैंक में। और कैपिटलिज्म का बैकबोन क्या है? बैंकिंग सिस्टम, ठीक है? तो ऐसे करके कई कहते हैं कि इसीलिए यहाँ पे जब कैल्विन एथिक्स आए तो बैंकिंग सिस्टम आया। जब बैंकिंग सिस्टम आया तो पैसे क्या हुए? पैसे सर्कुलेट होने लगे, सर्कुलेट होने लगे। और जब पैसे सर्कुलेट होने लगे तो इससे लोगों ने बड़े बड़े लोन लिए। जब बड़े लोन मिले तो उससे क्या लगी? फैक्ट्री लगी। जब बड़ी फैक्ट्री लगी तो उससे क्या हुआ? व्यापार बढ़ा। जब व्यापार बढ़ा तो क्या हुआ? बैंकर्स को ज़्यादा रिटर्न मिला। ऐसे करके ये पूरी इकोनॉमी बनी, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो खड़ी हो जाती है कहाँ पे? यूरोप में, एंड स्पेसिफिकली इन ब्रिटेन। तो ऐसी बात करता है वेबर। वेबर कहता है कि वेबर ये कहता है कि इंडिया के अंदर मटेरियल तो था, इंडिया के अंदर सब रॉ मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, बट इंडिया के अंदर स्पिरिट नहीं था। क्योंकि हिंदुइज्म इस वर्ल्ड में सक्सेस की बात ही नहीं करती। हिंदुइज्म कहती है कि अदर वर्ल्ड में सक्सेस है, या फिर अदर वर्ल्डली सेल्वेशन की बात करती है। हमने कभी नहीं देखा ना, हमको किसी ने कहा हो कि भाई अता पैसा कमाओ
तुम पैसा कमाओगे तो इसका मतलब भगवान तुमसे खुश है। एक आदमी ने कहा, लेकिन हम उनकी सुन नहीं रहे आजकल। श्री कृष्णा ने कहा ना कि कर्म ही धर्म है, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में जितने भी कर्म कांड हैं या जितने भी रिचुअल्स हैं, वो सारे के सारे अदर वर्ल्डली सेल्वेशन की बात करते हैं। वहाँ पे बेसिकली ऑस्टेरिटी की तो बात होती है, एसेटिज्म की बात होती है, बट वहाँ पे मतलब डिवोशन की बात ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पे कभी भी स्पिरिट नहीं बना किसका, ऑफ कैपिटलिज्म का, ठीक है। इसी के साथ इसकी क्रिटिसिज्म भी है। जो मार्क्सिस्ट है वो कहते हैं भाई क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म आई इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म आया, कि कैपिटलिज्म, जैसे याद करो मार्क्स ने कहा था ना, मार्क्स ने कहा था कि एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सोशल सुपरस्ट्रक्चर खड़ा है जिसमें कि रिलीजन आती है। तो आप इसमें मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने धर्म को भी बदल दिया, और उसने कैथोलिज्म जो कि कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ थी, उसने कैपिटलिज्म ने कैथोलिज्म को तोड़ के प्रोटेस्टेंट ये लेकर आ गया धर्म, ठीक है। यहाँ पे एक और क्रिटिसिज्म है जो कि मेरी फेवरेट है। ये जो वेबर है ये कहता है कि हाँ आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा कमाना है ना, और आपको बैंक में रख देना है, ठीक है, आप उसको खर्चोगे नहीं। लेकिन ये जो आई वुड से क्रिटिक है, ये कहते हैं कैपिटलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट तो स्पेंडिंग भी है ना भाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्पेंडिंग ही नहीं होगी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गिर जाएगी। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेगा वेबर? तो अब तक वेबर जो थे वो जा चुके थे दुनिया से। इसी के साथ साथ एक और क्रिटिसिज्म ये है कि इटली जो कि कैथोलिक क्रिश्चियंस का गढ़ है ना, वहाँ पर भी तो कैपिटलिज्म आई, वहाँ तो प्रोटेस्टेंट नहीं है। तो वेबर इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा? इन द सेम वे चाइना जो कि फ्यूडलिज्म सरी, अब वो वापस वो कैपिटलिस्ट होता जा रहा है। कैसे हो रहा है बताओ, है ना। अब इंडिया में कैसे कैपिटलिज्म आ गई? तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। मतलब ये तीन मेन है, ठीक है, कि कैपिटलिज्म इटली में भी आई जो कि कैथोलिक्स थे। कैपिटलिज्म जो है वो उसमें स्पेंडिंग भी होती है, बस अर्निंग एंड लेंडिंग नहीं होती, ठीक है, या अर्निंग एंड सेविंग नहीं होती। और जो मार्क्सिस्ट हैं वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स से कैपिटलिज्म नहीं आई, उल्टा है, कैपिटलिज्म से प्रोटेस्टेंट एथिक्स आई है, राइट। तो हम वापस चलते हैं हमारे सिलेबस में। सिलेबस को एक बार देखेंगे, सेंस ऑफ कंप्लीशन लेंगे, एंड देन वी आर ऑफ। क्या हमने सोशल एक्शन देखे? देखे। क्या हमने आइडियल टाइप देखे? देखे। अथॉरिटी? यस। ब्यूरोक्रेसी? यस, ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप देखा था, और सोशल एक्शन से कैसे तीन अथॉरिटीज आती हैं वो भी देखी थी। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म देखा, यस। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू टैलकट पार्सन। नहीं, पहले हम करेंगे आर के मर्टन। भाई आर के मर्टन ईजी है, पार्सन को एंड में करते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू आर के मर्टन। पहले ईजी कर लो। बट पार्सन इज समबडी जिसको तुम ऐसे हाथ जोड़ोगे, भाई शुक्रिया तुम्हारे आने के लिए, वो बाद में होगा। जब हम सारा सिलेबस कर लोगे तब तुम पार्सन को समझोगे कितना ग्रेट आदमी था। तो बट टुमारो वी आर गोइंग टू डू रॉबर्ट किंग मर्टन।